पाठ 22 निबंध लेखन। पत्र लेखन और कहानी लेखन की तरह निबंध लेखन भी एक कला है। निबंध शब्द नि जमा बंध दो शब्दों के संयोग से बना है। नि का शाब्दिक अर्थ निशेष अर्थात पूर्णतया तथा बंध का शाब्दिक अर्थ गठन है। अतः निबंध शब्द का अर्थ है निबद्ध करना। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह लेख निबंध कहलाता है। निबंध किसी विषय विशेष पर लिखी गई वह गद्य रचना है जिसमें सौष्ठव, सजीवता, संगति, निजीपन, स्वच्छता एवं संबंधता का एक साथ समावेश होता है। एक श्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध की विषय संबंधी जानकारी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर लेनी चाहिए। निबंध से संबंधित सभी बातों को क्रमानुसार रखते हुए निबंध की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, व्याकरण संबंध और विषयानुसार होनी चाहिए। निबंध में लिखे हुए वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखते समय वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। निबंध लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। 1. शीर्षक। निबंध का शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए जो निबंध का विश्लेषण करने में सक्षम हो। 2. भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना में विषय का भावार्थ, महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए प्रस्तावना ऐसी कौतूहलवर्धक होनी चाहिए जिसे पढ़कर पाठक का मन पूर्ण निबंध पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। यह संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार गर्भित होना चाहिए। 3. विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत विषय का पूर्ण रूपेण विवेचन किया जाता है। यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातों को स्थान न देते हुए विषय विस्तार का प्रभाव पूर्ण वर्णन आवश्यक होता है। 4. उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। निबंध की समाप्ति धीरे धीरे होनी चाहिए व इसमें निबंध का सार होना चाहिए। इसमें मौलिक सुझावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। समाचार पत्रों की उपयोगिता। वास्तव में लोकतंत्र में समाचार पत्रों का बड़ा महत्व है। ये मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज, देश तथा विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। समाचार पत्रों में विभिन्न घटनाओं को पढ़ने से उसकी जिज्ञासा शांत होती है और वह उनसे काफी कुछ सीखता है। किसी राष्ट्र के नव निर्माण में भी समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा देश जब विदेशी दास्तां में जकड़ा हुआ था तब समाचार पत्रों ने देशवासियों को विदेशी शासन के शोषण और देश की दीनहीन आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था से परिचित कराकर उनके भीतर स्वराज्य प्राप्ति की भावना को बढ़ने का कार्य किया। समाचार पत्र सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर समाज सुधार का भी कार्य करते हैं। ये समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करने में मदद करते हैं। समाचार पत्रों में छपने वाले विद्वानों और प्रबुद्ध जनों के लेख देश की जनता को जागरूक बनाते हैं तथा उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा और दायित्व बोध की भावना भर देते हैं। समाचार पत्र किसी राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। वे नागरिकों को जागरूक बनाते हैं और उनके आपसी मतभेदों को समाप्त कर उन्हें वह मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं जिस पर चलकर देश की एकता और अखंडता कायम रह सकती है। किसी भाषा के प्रचार प्रसार में भी समाचार पत्रों का बड़ा योगदान होता है। हिंदी भाषा इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय चारों ओर अंग्रेजी का बोलबाला था। तब समाचार पत्रों ने स्वभाषा का उद्घोष किया और देशवासियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। इसका सुफल आज हम देख रहे हैं कि हिंदी न केवल भारत की वरन विश्व की प्रमुख भाषा बन गई है। समाचार पत्र लोकतंत्र के रक्षक हैं। ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को समय समय पर उचित परामर्श देकर तथा उसके अनुचित कार्यों की आलोचना करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये सरकार के सम्मुख जनता का मत रखते हैं और सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि में भी समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोग समाचार पत्रों में अपने उत्पाद का विज्ञापन देकर उसकी बिक्री बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि समाचार पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रिक मीडिया के इस युग में भी समाचार पत्रों की उपयोगिता निरंतर बनी हुई है। दहेज प्रथा। हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं और परंपराएं प्रचलित हैं। सामाजिक जीवन को नष्ट करने वाला दहेज भी एक ऐसी ही कुप्रथा है जो हमारे लिए लज्जा की बात है। इसे रोकने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु फिर भी यह हमारे समाज में दिन प्रतिदिन उग्र रूप धारण कर रही है। दहेज से अभिप्राय उस धन सामग्री और संपत्ति आदि से है जो विवाह में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को सम्मान और उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएं तथा धन देने की परंपरा प्राचीन काल से ही है, किंतु आजकल वर पक्ष उसे अपना हक मानकर निर्ममता पूर्वक वसूल कर रहा है। आज दहेज वर पक्ष के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। वर्तमान युग में दहेज प्रथा हिंदू समाज की प्रगति की शत्रु और उसके लिए कलंक के समान है। इसने न जाने कितने घर बर्बाद किए, कितनों को भुखमरी की भट्टी में झोंक दिया तथा कितनी ही कुमारियों को घुट घुट कर मरने के लिए विवश कर दिया। इतना ही नहीं, कई बार सामर्थ्य से अधिक दहेज देने के बाद भी माता पिता के मन में पुत्री के सुखद भविष्य के संबंध में शंकाएं बनी रहती हैं। अतः आज आवश्यकता है कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत व्यवहारिक तौर पर ही किया जाए। इसके लिए नवयुवकों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे वर चयन का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त समाज सुधारकों, शिक्षा शास्त्रियों, कवियों, उपन्यासकारों, पत्रकारों और चलचित्र निर्माताओं को भी दहेज के विरुद्ध प्रचार करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। इतना ही नहीं, लड़कियों को उच्च शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो और वे उच्च पदों पर आसीन होकर दहेज प्रथा को चुनौती दे सकें। इसके साथ साथ लड़कियों और लड़कों को एक समान समझना चाहिए, अर्थात लड़कियों को भी समान अवसर तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे वे अपना जीवन साथी चुन सकें और माता पिता पर दहेज का बोझ भी न पड़े। मात्र कानून या समाज सुधारकों के प्रयत्न से ही हम दहेज प्रथा नामक इस बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। इससे मुक्ति पाने के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि जब तक समाज इस बुराई के प्रति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा, तब तक इससे छुटकारा नहीं मिल सकेगा। अतः हम सबको मिलकर दहेज प्रथा रूपी नागिन का फन कुचल देना चाहिए। पाठ 22।